हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी माध्यम नामा के मूल तत्व भाग 2। तो आज का जो लेक्चर 1 है वो चैप्टर 3 के ऊपर है बच्चे, जिस चैप्टर का नाम है कंपनी के वार्षिक हिसाब। तो जो वार्षिक हिसाब है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले वित्तीय पत्रकों का अर्थ, वित्तीय वर्ष क्या होता है, पक्की तलपट का नमूना, लाभ हानि पत्रक का नमूना। तो सबसे पहले आज हम लोग बच्चे हम सीखेंगे कि वित्तीय पत्रक किसे कहते हैं। तो वित्तीय पत्र का मतलब होता है बच्चे कि हिसाबी समय पूरा होने पर हिसाबों की प्रक्रिया के अंत में हिसाबी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया पत्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय पत्रक। तो जो भी हिसाबी समय पूरा होने पर, मतलब हमारा जो व्यवसाय का हिसाबी वर्ष होता है बच्चे, वो होता है 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिसाबी समय। तो हिसाबी समय की प्रक्रिया के अंत में हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? वित्तीय पत्रक के द्वारा। तो कोई भी कंपनी के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी का शुद्ध लाभ कितना है, कितनी संपत्ति है, कितना खर्च है, कितना लाभ है, ये सब हम किसके द्वारा जान सकते हैं? वित्तीय पत्रक के द्वारा हम जान सकते हैं। तो प्रत्येक कंपनी क्या करती है, वर्ष के अंत में अपना एक वित्तीय पत्रक बनाती है और लोगों को प्रस्तुत करते हैं संक्षेप में। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? तो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है बच्चे कि प्रति वर्ष कंपनी का 31 मार्च के दिन पूरा होता समय को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। मतलब वित्तीय वर्ष क्या होता है कि प्रति वर्ष, मतलब हर साल हम क्या करते हैं, कंपनी का 31 मार्च के दिन पूरी कंपनी का एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा किया जाता है बच्चे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष का जो समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, ठीक है। यदि किसी भी वर्ष में 1 जनवरी के दिन या उसके बाद कंपनी की स्थापना हुई हो तो कंपनी का वित्तीय वर्ष उसके बाद के वर्ष को पूरा होते 31 मार्च तक का गिनेंगे। मतलब अगर बिजनेस 1 जनवरी को अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद के वर्ष जब 31 मार्च पूरा होगा बच्चे, तो उस वर्ष को हम क्या मानेंगे, वित्तीय वर्ष माना जाता है। सामान्यतः वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है। अभी हम लोग सीखेंगे पक्की तलपट का नमूना। तो यहाँ पे जो पक्की तलपट होगा, सबसे पहले आपको कंपनी का जो पक्की तलपट है बच्चे उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विवरण, नोट नंबर, रकम के 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है इक्विटी और दायित्व, ठीक है। इक्विटी दायित्व में पहला है शेयरधारकों का भंडोल, उसके बाद आएगा शेयर पूंजी, फिर उसमें आता है अनामत और आदित्य। फिर नेक्स्ट है बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व के अंदर आएंगे दीर्घकालीन उधारली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, दीर्घकालीन प्रावधान। उसके बाद आता है चालू दायित्व। चालू दायित्व में आएगा अल्पकालीन उधारली रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू जिम्मेदारी और लास्ट में अल्पकालीन प्रावधान। तो इस फॉर्मेट को पहले कंपनी का जो वार्षिक हिसाब बनाएंगे तो उसके अंदर जो पक्की तलपट होगा उसका सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लेना बच्चे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क्स का पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर आएगा जिसको बोलते हैं पक्की तलपट का शीर्षक, वो है संपत्ति। तो संपत्ति के अंदर पहला है बिन चालू संपत्ति, उसमें आएगा स्थायी संपत्ति, फिर दृश्य संपत्ति आते हैं उसके अंदर, अदृश्य संपत्ति आएंगे बच्चे, फिर बिन चालू विनियोग, फिर दीर्घकालीन लोन और धिरान आएगा, अन्य बिन चालू संपत्ति है और चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति के अंदर भी क्या आएंगे, चालू विनियोग, माल सामग्री, फिर नेक्स्ट व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, उसके बाद आता है अल्पकालीन लोन और धिरान और लास्ट में कुल। तो इस तरीके से इतने बड़े फॉर्मेट को आपको क्या करना है, याद करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले याद करने के कुछ तरीके सीखेंगे जिसके द्वारा हमारे फॉर्मेट आसानी से याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। तो याद करने के लिए बच्चे हमने कुछ चीजें बताई है, कुछ स्टोरी है जिसके द्वारा हम लोग ये फॉर्मेट को याद रख सकते हैं। तो कहानी इस तरह से है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। जंगल का राजा कौन होता है, शेर।
तो जंगल का राजा शेर था, इसलिए उस शेर के पास क्या होते, पूंजी बहुत होती है। और जो भी जंगल का राजा होता है या कहीं का भी राजा हो, उसके पास क्या होगा बच्चे, पूंजी बहुत होती है। जिसके कारण उसके पास आने वाले लोग क्या थे, अधिक थे। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है आज के जमाने में, उसी के पास लोग क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। तो ये जो स्टोरी है बच्चे, ये बनाने का पर्पस है कि आपको जल्दी से फॉर्मेट याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जंगल का राजा शेर था, इसका मतलब क्या है। तो जंगल का राजा शेर का मतलब होगा शेर धारकों का भंडोल। क्या होगा बच्चे, शेर धारकों का भंडोल, ठीक है। इसलिए उस शेर के पास क्या थी, पूंजी बहुत थी। अब राजा है तो बहुत पैसे रहेंगे उसके पास, तो शेर से हो गया शेर पूंजी, ठीक है। जिसके कारण उसके पास आने वाले लोग अधिक थे। तो आने वाले का मतलब हो जाएगा बच्चे अनामत, और लोग अधिक थे तो अधिक का मतलब हो जाएगा अधिक। जैसे यहाँ पे समझेंगे, शेर का मतलब हो जाएगा शेर धारकों का भंडोल, ठीक है। अब उसके पास क्या थी, शेर पूंजी ज्यादा थी, ठीक है। अभी आने वाला है, तो आने वाले का मतलब क्या हो जाएगा, अनामत। पूंजी का मतलब हो जाएगा शेर पूंजी, और अधिक का मतलब हो जाएगा अधिक। तो जो जंगल का राजा शेर था, उससे हम शेर धारक का भंडोल याद रखेंगे। शेर के पास पूंजी बहुत थी, तो यहाँ से तुमको शेर पूंजी मिल जाएगा। और जिसके कारण उसके पास आने वाले लोग क्या थे बच्चे, अधिक थे। तो आने वाले से क्या बना देंगे, अनामत, और अधिक से क्या बना देंगे, अधिक के, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी स्टोरी यह है बच्चा कि दीदी अन्य दीदी के साथ जा रही थी, तब उसे रास्ते में उसका दोस्त अल्पा मिली, जो बड़ा व्यापारी बन गई, इसलिए अन्य लोगों को अल्प समय देती थी। सही बात है, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाएगा बच्चा, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो लोगों को दे सके, है ना, वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है। तो यहाँ पे स्टोरी है कि दीदी अन्य दीदी के साथ जा रही थी। एक दीदी थी जो दूसरे दीदी के साथ कहीं जा रही थी, तब रास्ते में उसका दोस्त कौन मिला, अल्पा मिली, जो बहुत बड़ा व्यापारी बन गई थी। इसलिए वो अन्य लोगों को अल्प समय देती थी। अल्प मतलब बहुत कम समय देती थी, है ना, वो अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। तो यहाँ पे फॉर्मेट में हम ये सीखेंगे कि दीदी का मतलब क्या होगा बच्चे, दीर्घकालीन उधारली रकम। क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन उधारली रकम, ठीक है। अन्न का मतलब क्या हो जाएगा, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। और दूसरा है दीदी, इसका मतलब दीर्घकालीन प्रावधान, ठीक है। तो दीदी अन्य दीदी के साथ जा रही थी, मतलब दीर्घकालीन उधारली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान। नेक्स्ट है अल्पा मिली, जो बड़ा व्यापारी बन गई थे। तो अल्पा से हम क्या याद रखेंगे बच्चे, अल्पकालीन उधारली रकम। और व्यापारी बन गई मतलब व्यापारी देना याद रखेंगे। अन्य लोगों को, अन्य लोगों का मतलब अन्य चालू जिम्मेदारी, ठीक है। और अल्प समय देती थी, इसका मतलब अल्पकालीन प्रावधान। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि दीदी का मतलब होगा दीर्घकालीन उधारली रकम, अन्य का मतलब होगा अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, और ये दीदी का मतलब दीर्घकालीन प्रावधान, ठीक है। अल्पा का मतलब अल्पकालीन उधारली रकम, व्यापारी का मतलब व्यापारी देना, अन्य का मतलब अन्य चालू जिम्मेदारी, और अल्प का मतलब हो जाएगा अल्पकालीन प्रावधान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है, ठीक है। अगर याद हो जाए बच्चे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप इस ट्रिक या स्टोरी के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो में आपको इस फॉर्मेट में जो हमने बताया बच्चे, वो आपको याद रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। इक्विटी और दायित्व में क्या क्या आएंगे, तो शेयर धारक का भंडोल, जिसमें पहला आएगा शेयर पूंजी, अनामत और अधिक। दूसरा है बच्चे बिन चालू दायित्व, जिसके अंदर 3 आएंगे, दीदी अन्य दीदी के साथ चली गई, मतलब दीर्घकालीन उधारली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान। तीसरा आता है चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब होगा बच्चे की अल्पकालीन उधारली रकम। अब इसकी स्टोरी क्या थी कि अल्पा मिली, जो बहुत बड़ा क्या बन गई थी, व्यापारी बन गई थी, इसलिए वो अन्य लोगों को अल्प समय देती थी, मतलब कम समय देती थी। इसलिए चालू दायित्व हम याद रखेंगे, अल्पकालीन उधारली रकम, व्यापारी देना, अन्य समय देती थी, अन्य चालू जिम्मेदारी, अल्पकालीन प्रावधान। तो आई होप से ये फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा बच्चे, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक स्टोरी के द्वारा हम संपत्ति के सारे चीजों को याद करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।